नमस्कार दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस एमसीक्यू पार्ट सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर से संबंधित विभिन्न जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पाठ्यक्रम पर आधारित है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बजट वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड। जहाँ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की तुलना में अधिक होते हैं, अर्थात एक्सेस होता है, अधिक होता है व्यय का आय की तुलना में, तो ऐसे बजट को क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए सरप्लस बजट, बी डेफिसिट बजट, सी बैलेंस्ड बजट, डी जीरो बेस्ड बजट। तो जब व्यय अधिक हो और राजस्व कम हो, रेवेन्यू कम हो, तो ऐसे बजट को डेफिसिट बजट कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। और यदि रेवेन्यू अधिक हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो उसको सरप्लस बजट कहा जाता है। और दोनों एक दूसरे के यदि बराबर होते हैं तो उसको बैलेंस्ड बजट कहा जाता है। जीरो बेस्ड अलग कंसेप्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन से ए के चंदा, बी के सी नियोगी, सी के संथानम और डी वाई बी चौहान। तो प्रथम जो वित्त आयोग है जो भारत में गठित किया गया था, उसका चेयरमैन कौन है? तो भारत में जो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, 1951 में, और के सी नियोगी की चेयरमैनशिप में ये गठन किया गया था। चेयरमैन के सी नियोगी थे उस समय। के संथानम जो द्वितीय वित्त आयोग, जो सेकंड जो फाइनेंस कमीशन था, उसके चेयरमैन थे। ए के चंदा जो कि थर्ड जो फाइनेंस कमीशन था, उसके चेयरमैन थे। और वाई बी चौहान है, वो जो आठवां वित्त आयोग था, उसके चेयरमैन बनाए गए थे वाई बी चौहान को। तो जो राइट आंसर है इसमें चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तो इस के सी नियोगी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन। जो लेटेस्ट या वर्तमान में जो फाइनेंस कमीशन है, उसका चेयरमैन किसे बनाया गया था? ए एन के सिंह, बी के सी नियोगी, सी के संथानम और डी वाई बी रेड्डी। तो इसमें जो राइट आंसर है एन के सिंह, नंद किशोर सिंह को बनाया गया था, जो कि 15वां वित्त आयोग था, जो राष्ट्रपति के द्वारा 2017 में गठित किया गया था, और एन के सिंह को उसका चेयरमैन बनाया गया था। और इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन है दो पार्ट में दी जानी है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी रिकमेंडेशन दी जा चुकी है, जो 2020-21 के लिए, और जो सेकंड जो इसका पार्ट है जिसकी रिकमेंडेशन अभी हमें प्राप्त होना है, और वो 2021 से 26 के लिए होगी। तो राइट आंसर इस एन के सिंह है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ वैगनर वाज ए इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन, अमेरिकन। तो एडोल्फ वैगनर है, वो जर्मन इकोनॉमिस्ट है। राइट आंसर बी जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस्ड बजट प्रिंसिपल वाज एडवोकेटेड बाई। बैलेंस जो बजट है का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, एडवोकेटेड किया गया था? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं केंजियंस, मर्केंटाइलिस्ट, क्लासिकल स्कूल और न्यू क्लासिकल स्कूल। तो इसमें जो क्लासिकल स्कूल्स के द्वारा है, वो स्कूल के द्वारा बैलेंस बजट का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था, संतुलित बजट का है। क्लासिकल जो स्कूल थी उसका मानना था, अर्थात जो प्रतिष्ठित विचारधारा से संबंधित थी,
इनका मानना ये था कि सरकार का जो है वो कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए और वहाँ पर जो बजट है वो बैलेंस बजट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी वाज सजेस्टेड बाय। डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो कि घाटे की वित्त व्यवस्था है, वो फिस्कल पॉलिसी का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। फिस्कल पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो 4 है इसमें मुख्य रूप से। पहला जो इसमें टैक्स आता है, सेकंड जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, और तीसरा लोन या ऋण आता है, और जो फोर्थ जो इसका पार्ट आता है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? ऑप्शंस में दिया गया है आपके किन्स, डाल्टन, जेबिसे और मार्शल। तो ये किन्स के द्वारा सजेस्ट किया गया था घाटे की वित्त व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इनइलास्टिक द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन विल बी ऑन ए बायर्स, बी सेलर्स, डी प्रोड्यूसर्स और डी स्टॉकिस्ट के द्वारा। तो इसमें जो दिया गया है कि किसी वस्तु की जो मांग है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मीन्स बेलोसदार है। तो ऐसी स्थिति में द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, कर का जो भार है वो किस पर होगा? क्या बायर्स, क्रेता पर होगा, या सेलर्स, विक्रेता पर होगा, या प्रोड्यूसर पर होगा, या स्टॉकिस्ट पे होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो बायर्स होगा। बायर्स क्यों होगा? क्योंकि इनइलास्टिक जब डिमांड होती है किसी वस्तु की तो इसका अर्थ होता है कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में जो मांग में परिवर्तन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वो इनइलास्टिक होता है। अर्थात कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है। तो ऐसी स्थिति में कर लगाने से जो वस्तु की कीमत बढ़ भी जाती है तो भी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कर लगाया जाएगा और उसका जो इफेक्ट है वो बायर्स पर होगा, अर्थात क्रेता पर होता है। तो राइट आंसर इसके अंदर जो होगा वो ए, बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन्स पॉपुलराइज्ड, अर्थात केन्स वो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, क्यों हुए थे, उसका क्या कारण था? ए, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, बी, फिस्कल पॉलिसी, सी, इनकम पॉलिसी और डी, प्राइस पॉलिसी। तो केन्स जो पॉपुलराइज्ड थे वो फिस्कल पॉलिसी की वजह से थे, राजकोषीय नीति की वजह से थे। जो उनका जो सिद्धांत थे उनमें उन्होंने फिस्कल पॉलिसी पर ही वर्क किया था मुख्य रूप से, तो इसी के लिए वो फेमस थे। राइट आंसर इज बी, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विच टैक्सेस द लिस्ट इज द बेस्ट इज द बिलीफ ऑफ ऑप्शंस ए, मर्केंटाइलिस्ट, बी, फिजियोक्रेट्स, सी, मॉडर्न और डी, क्लासिकल। तो द गवर्नमेंट विच टैक्सेस द लिस्ट इज द बेस्ट, अर्थात टैक्स है वो कर कम से कम होगा, वही उतना ही सरकार के लिए अच्छा होगा। तो ये जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो एक क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा ये दिया गया था। तो राइट आंसर इज डी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज एज दे क्रॉस ए, स्टेट बाउंड्रीज, बी, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, सी, नेशनल बाउंड्रीज और डी, म्यूनसिपल बाउंड्रीज। तो कस्टम ड्यूटीज जो इम्पोज की जाती है किसी कमोडिटी पे तो वो उस समय की जाती है जब वो नेशनल बाउंड्रीज अर्थात जो राष्ट्रीय सीमाएं होती है उनको जब क्रॉस करती है, अर्थात वो आयात या निर्यात होता है उनका, तब उन पे ये जो कस्टम ड्यूटीज है वो लगाई जाती है। तो राइट आंसर इज बी, नेशनल बाउंड्रीज, अर्थात राष्ट्रीय सीमाओं को जब क्रॉस किया जाता है तो इस स्थिति में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट asserted दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ए, अनप्रोडक्टिव, बी, प्रोडक्टिव, सी, स्टैग्नेंट और डी, ऑल ऑफ दिस। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, सरकारी जो व्यय होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है, अर्थात अनुत्पादकीय होता है, उसका विकास में भूमिका नहीं होती है। तो राइट आंसर इज ए, अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स बेस, इनमें से कौन सा एक है जो कि कर का आधार नहीं है?
ए इज इनकम, इनकम के आधार पर कर लगाया जाता है, राइट है। बी वेल्थ अर्थात धन या परिसंपत्ति के आधार पर लगाया जाता है, ये भी सही है। सी यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता के आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। और डी कंजप्शन के आधार पर भी कर लगाया जाता है, उपभोग के आधार पर। तो राइट आंसर इसमें सी है, यूटिलिटी है वो कोई टैक्स का बेस नहीं है, जबकि इनकम, वेल्थ और कंजप्शन है वो टैक्स के बेस होते हैं। तो राइट आंसर इज सी, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, according to Laffer, when the tax rate is 100%, the tax revenue will be A 100%, B 50%, C 0 और D 10%। तो देखिए हम यहाँ पर एक लेफर कर्व बना लेते हैं और उससे ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक हम रेखा चित्र बना रहे हैं और इस रेखा चित्र के अंदर हम जो OI की तरफ है हम टैक्स रेवेन्यू को दर्शाएंगे, टैक्स रेवेन्यू को दर्शाया है, और एक्स की तरफ जो हमने दर्शाया है वो इसमें टैक्स रेट को हम दर्शा रहे हैं, ये टैक्स रेट है। और यहाँ पर हम लेफर कर्व का निर्माण करते हैं। लेफर कर्व की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की आकृति होती है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टैक्स रेट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 0% है, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 100 तक हम बढ़ाते जाते हैं। और जब टैक्स रेट 0% है तो टैक्स रेवेन्यू भी 0% है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, इस तरफ है टैक्स रेट, यहाँ तक आप देखेंगे ये टैक्स रेट यहाँ तक बढ़ती जा रही है, तो कर की दर जैसे जैसे बढ़ेगी, टैक्स रेट बढ़ेगी, तो रेवेन्यू भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। इस तरफ क्या रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा और ये टैक्स रेट यहाँ तक आ जाएगी, तब तक ये यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो टैक्स की रेट है, इस टैक्स की रेट पर रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है। इसके बाद भी यदि टैक्स की रेट बढ़ाई जाती है तो आप देख रहे हैं कि ये रेवेन्यू क्या होगा, घटता जाएगा पहले की तुलना में। जैसे और अधिक यहाँ टैक्स की रेट बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। और जब यहाँ 100% हो जाएगी, टैक्स की रेट 100% हो जाएगी, तो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 है, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जब लेफर कर्व है इसके अनुसार टैक्स की रेट जब 100% हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो कर की दर क्या हो जाती है, जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू वो 0 हो जाता है। तो राइट आंसर इज इसमें सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू द बर्डन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स रेफर्स टू द, इंसिडेंस है वो किसको व्यक्त करता है, कर का जो इंसिडेंस है वो किसको व्यक्त कर रहे हैं। ऑप्शंस ए इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स, बी अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, सी इंटरमीडिएट बर्डन ऑफ टैक्स और डी नॉन ऑफ दीज। तो इंसिडेंस 2 वर्ड होते हैं, एक तो इंसिडेंस होता है और सेकंड इम्पैक्ट होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो रेफर्स करता है वो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो रेफर्स करता है अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स। और यदि इंसिडेंस के स्थान पर यहाँ पर इम्पैक्ट होता, इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स रेफर्स टू द इनिशियल बर्डन ऑफ टैक्स। तो इनिशियल जो होता है वो इम्पैक्ट से रिलेटेड है, इम्पैक्ट का है, और इंसिडेंस है वो अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट का तात्पर्य कि अंतिम जो भार होता है वो किस पर होता है, और इम्पैक्ट का मतलब इनिशियल जो प्रभाव होता है वो टैक्स का किस पर होता है। तो ये इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है, और इसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों ही क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति पर होते हैं। इम्पैक्ट अर्थात इनिशियल जो बर्डन होता है, बर्डन ऑफ टैक्स होता है, वह भी उसी व्यक्ति पर होता है, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अर्थात जो अल्टीमेट जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो भी उसी व्यक्ति पर होता है। तो जब ये दोनों इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं, अर्थात इनिशियल और अल्टीमेट बर्डन जब एक ही होता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या होता है कि इम्पैक्ट किसी और पर होता है और इंसिडेंस किसी और पर होता है। अर्थात वो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले जो GST होती है वो दुकानदार पर लगाई जाती है, तो वो जो दुकानदार होता है उस पर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, और जो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो कस्टमर पर होता है,
या इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे होता है, कस्टमर पर होता है। तो वहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों अलग अलग होते हैं और डायरेक्ट टैक्स में ये एक ही होता है। तो राइट आंसर इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स। तो राइट आंसर इज बी, अल्टीमेट। लास्ट क्वेश्चन इज टैक्स अवॉइडेंस इज, अर्थात टैक्स अवॉइडेंस कर वंचन क्या है इसमें, ए इलेजिटिमेट, बी लेजिटिमेट, सी पनिशेबल और डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो टैक्स अवॉइडेंस होता है वो लेजिटिमेट होता है, अर्थात कर वंचन होता है वो कानूनी होता है, वैधानिक होता है, अर्थात कर में जो नियमों के तहत कर बचाना लेजिटिमेट होता है। और एक होता है टैक्स एविजन होता है, टैक्स एविजन का अर्थ होता है वो इलेजिटिमेट होता है, अर्थात वो गैर कानूनी होता है। तो टैक्स अवॉइडेंस इज राइट आंसर इज लेजिटिमेट। धन्यवाद दोस्तों।